फ्रेंड्स, आज मिशन कामयाबी में मैं आपको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 2022-23 सेशन का साइंस सब्जेक्ट का 10th क्लास का पेपर सोल्व कराऊंगा इंग्लिश मीडियम में। तो देखिए, हमारा जो पेपर है ये आपका सेट ए है, जो हम सेट ए करेंगे। इसके अंदर क्या आपको टोटल 27 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 भागों में बांटा गया है पेपर को, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसका जो पहला सेक्शन है वो क्या हमारा फिजिक्स स्टार्ट होता है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, यानी आपका फिजिक्स का पहले वाला पार्ट कैसा एमसीक्यू है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है आपकी? पावर ई बाई एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम होती है। तो कोई भी पावर हो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। और फार्मूला बताया पी क्या होता है? एक फार्मूला होता है आपका आई स्क्वायर आर, वोल्ट इज इनटू करंट, एंड थर्ड क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। ये भी फार्मूला होता है, तीनों पावर के है, सबकी यूनिट क्या होती है? वाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आईज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। जो ह्यूमन आई है उसके अंदर लेंस कौन सा होता है? आपको पता है, कन्वेक्स लेंस होता है। तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इमेज हमेशा हमारी फॉर्म होती है रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। तो ह्यूमन आई फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स रेटिना। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोमास एनर्जी सोर्स। देखो, बायोमास क्या है? जो हमें प्लांट्स यानी कि पौधों से और एनिमल से, एनिमल क्या, जीव जंतु से हमें जो मिलता है उसे हम बोलते हैं बायोमास एनर्जी। तो यहाँ पे वुड जो हमें पता है प्लांट से मिलती है, गोबर गैस एनिमल से मिलता है, और चारकोल किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर एनर्जी, जो बायोमास से हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल यानी वे सोर्स जो दोबारा से न्यू हो जाते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन है नेम द 2 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर प्रोवाइडिंग एनर्जी कंटिन्यूसली इन नेचर, यानी लगातार हमें एनर्जी दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो एग्जांपल देने बस यहाँ पे। तो एग्जांपल क्या है? विंड एनर्जी, हवा चलती रहेगी। सोलर एनर्जी, सन डेली क्या होता है? राइज होता है, सेट होता है। वेव एनर्जी, या इसको हम टाइडल एनर्जी भी कह सकते हैं। टाइडल एनर्जी एनर्जी फ्रॉम सी एनर्जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। टंगस्टन जो होता है फिलामेंट होता है। टंगस्टन देखिए, नाम से पता चलता है टंग जिसमें जीभ होती है। तो बल्ब के अंदर जो अंदर फिलामेंट होता है उसके बीचों बीच उसको टंगस्टन कहते हैं। वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर यूज क्यों होता है? देखिए, Why is tungsten used almost exclusively for filament of electric lamp? पहला कारण क्या है? मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, ध्यान हो आपको। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए। ये जो रो है इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो टंगस्टन जो होता है इसकी इट हैज़ हाई रेजिस्टिविटी, यानी इसको रो बोलते हैं, सिंबल का नाम है रो, रेजिस्टिविटी। सेकेंड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई। आपने देखा हो कितना इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर बढ़ता है वो मेल्ट नहीं होता है। तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट यानी जिस पे मेल्ट यानी पिघलता है वो हाई है। थर्ड, इट डजंट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब तो ऑक्सीजन के टच में आना, ऑक्सीडाइज होना। तो ये एक बंद होता है बिल्कुल आपके ग्लास के अंदर। तो इट डजंट ऑक्सीडाइज इवन एट हाई टेम्परेचर। तो ये 3 कारण है इंपॉर्टेंट, जिसके कारण क्या है टंगस्टन को मेनली यूज़ किया जाता है फिलामेंट ऑफ बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड। यानी जो भूमि के अंदर भूमिगत जल होता है उसके क्या फ़ायदे हैं आपको बताने हैं। तो 2 मार्क्स में पूछा गया, आप 2 या 3 पॉइंट लिख सकते हैं। तो देखिए, हमारा फ़ायदा क्या है? राइट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड। तो एडवांटेज ऑफ वाटर स्टोर इन ग्राउंड क्या? पहले कारण क्या? देखो, इट डजंट इवेपोरेट। इवेपोरेट क्या होता है? इवेपोरेट का मतलब होता है वाष्पीकरित। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, भाप बन के उड़ जाना, भाप बनकर उड़ जाना। अब आपका ये जो ग्राउंड के अंदर है तो क्या होगा? इट डजंट इवेपोरेट, ये भाप बन के उड़ेगा ही नहीं, इवेपोरेट। सेकंड, इट रिचार्जेज वेल। वेल क्या होता है? कुएं।
तो आपने देखा कुएं के अंदर पानी भरता रहता, आप निकालते रहते हैं, कहाँ से आता है? ये आता है वाटर जो स्टोर इन ग्राउंड है, भूमिगत पानी जो होता है, तो इट रिचार्जेज वेल, कुएं को भरता है। तीसरा है इट इज़ क्लीन, वेरी क्लीन होता है, फ्री होता है हर प्रकार की इम्प्योरिटीज से, गंदगी से, या इसको बोलते हैं कंटेमिनेशन से। तो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ वाटर स्टोर इन द ग्राउंड, कि इवेपोरेट नहीं होता है, आपके कुएं भर देता है, रिचार्जेज दी वेल, और क्लीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, राइट द नेम ऑफ कलर्स इन सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। आपको पता है जब लाइट पास होती है प्रिज्म से तो 7 कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, राइट द नेम ऑफ कलर्स इन दिस सीक्वेंस फाउंड आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो हमें पता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर पासिंग थ्रू प्रिज्म, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज डिस्पर्सन? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर या इट कंस्टिट्यूएंट कलर, 7 रंगों में विभाजन हो जाना कहलाता है डिस्पर्सन। तो 7 कलर कौन से हमारे? हमारा एक फार्मूला होता है विबग्योर, विबग्योर। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है? ओनली राइट नेम ऑफ कलर्स लिखना है सीक्वेंस के साथ। तो सीक्वेंस क्या है हमारी? देखिए विबग्योर से याद कर सकते हैं। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये हमारे 7 कलर होते हैं जिसको आपको पैटर्न के अंदर लिखना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? आपको बस कलर के नेम लिखने हैं, वो भी क्या है? विबग्योर के अकॉर्डिंग, किस पैटर्न में प्रिज्म से जब डिस्पर्सन होता है किस प्रकार कलर का पैटर्न बनता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की आपको क्या लिखनी है? 2 प्रॉपर्टी बतानी है। 2 प्रॉपर्टी क्या है? यानी आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है? हमने पता है मैग्नेट अट्रैक्ट करता दिखाई नहीं देती है, फिर भी क्या है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, रिपेल करता है। तो क्वेश्चन क्या हमारा देखिए, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये आपका 3 मार्क्स का है, तो आपको करना 2 मार्क्स का है, तो क्या करना है आपको? ये बना लेना, हमको पता है ये आपका एक मैग्नेट हो गया, NS मैग्नेट हो गया है। और हमें पता है मैग्नेट से क्या है, लाइन जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है N से क्या होती है? स्टार्ट होती है, एंड कहाँ पे होती है? साउथ में। इस तरह देखो आपको मैग्नेट की जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर लेनी है। इसको देख के क्या बड़ी इजीली क्या है मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी बता सकते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है? दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टू साउथ पोल। तो देखिए नॉर्थ से क्या स्टार्ट होती है और एंड टू साउथ पोल, यानी 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखिए आपकी ये बिल्कुल क्लोज है, देखो आपका यानी इससे क्लोज लूप देखिए कैसी दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल ऐसा है, यानी नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंटर करती है। इट्स फॉर्म क्लोज लूप, दे फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। थर्ड है देखिए दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। आप देख पा रहे हैं कोई भी जो मैग्नेटिक लाइन से एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। कई बार ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो देखिए एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कई बार 2 मार्क्स में, वाई 2 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। तो क्रॉस ईच अदर का मतलब कि एक दूसरे क्यों नहीं काटती? देखिए 1 लाइन अगर ये है आपकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, सेकंड वाली ये है आपकी, अगर मान लो ये इधर वाली, तो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपको डेफिनेशन स्पेलिंग याद करनी हो तो कर सकते हैं। देखिए इंटरसेक्शन क्या बताया था? ये इंटर बीच में सेक्शन, इंटरसेक्शन। तो बिकॉज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस विच आर इम्पॉसिबल। आपने 10th क्लास के मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि वहाँ पे भी देखा हो, आपको 10th चैप्टर है कि ये सर्कल है, सर्कल एक सिंगल पॉइंट से क्या है एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से 1 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख कितने टेंजेंट होंगे 1 and 2 विच इज़ इम्पॉसिबल। तो ये था आपका 8 क्वेश्चन का ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में बताना है 2 मार्क्स में। तो देखिए कैसे बताएंगे। तो क्या हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? अगर मान ली देखिए ये क्या होता है आपका डीसी मोटर के अंदर यूज होता है। अगर आप 4 फिंगर, ये क्या होती है सेंटर फिंगर और थंब, इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब आपने ये तीनों क्या करे 4 फिंगर, सेंटर फिंगर, थंब क्या बनाए एक दूसरे पे 90 का एंगल बनाए। तो आप इसको क्या है इस तरह एक डायग्राम बना सकते हैं। देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आपका हो गया बी, ये इधर आपका आई और ये हो गया आपका थंब। तो अगर मान लो आपका बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड।
और ये जो सेंटर फिंगर है देखिए इंडिकेट करती है करंट को। सबके बीच में एंगल कितने का होता है 90 है। अगर परपेंडिकुलर की डेफिनेशन याद ना हो तो हम राइट एंगल कह सकते हैं, राइट एंगल। अगर आपको परपेंडिकुलर की स्पेलिंग याद नहीं होती है तो आप क्या है एट 90 एंगल कह सकते हैं, 90 डिग्री एंगल, या एट ए राइट एंगल। राइट एंगल भी क्या होता है 90 के कोण को कहते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी स्ट्रेच फोर फिंगर द सेंटर फिंगर एंड द थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर, पेंडिपेकुलर याद कर सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये वर्ड याद नहीं होता है तो बताए ना आपको एट 90 एंगल कह सकते हैं, एट राइट एंगल कह सकते हैं। देन फोर फिंगर देखिए पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर फिंगर देखिए सेंटर फिंगर पॉइंट डायरेक्शन दिशा बताती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। बस क्या गया आपका थंब द थंब विल पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स एक्टिंग ऑन दी कंडक्टर। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कि किसी कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर जो फोर्स लगता है वो किस डायरेक्शन में लगेगा। तो फोर फिंगर बी को दिखाती है, सेंटर फिंगर आई करंट को दिखाती है और थंब एफ को दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लास्ट जो क्वेश्चन हमारा देखिए 6 मार्क्स का, वो क्या है, ड्रा ए रे लेबल डायग्राम, राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कनकेव लेंस। देखो कनकेव लेंस। और सेकंड क्या है, बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। यानी दोनों ही कनकेव और कन्वेक्स लेंस के फोकस और 2f के बीच में क्या है आपको ऑब्जेक्ट रखना है और इमेज बनानी है और नेचर बताना है इमेज का। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रा ए रे लेबल डायग्राम, राइट नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ कनकेव लेंस। तो सबसे पहले क्या है, आइए बनाते हैं कनकेव लेंस। आपको करना क्या है, बिल्कुल ऐसी सीट मिलेगी एग्जाम के अंदर आपको। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका। इसके बाद क्या करना है आपको, 3 लाइन लीजिए, 3 ऊपरी तरफ देखिए, 3 लाइन्स अबव और 3 लाइन्स डाउन। ये हो गया आपका। क्या बनाना आपको, ये लेंस बनाना है कनकेव लेंस। कनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हो गया आपका कनकेव लेंस। इसके बाद क्या करना है आपको, कंपास लेना है। कंपास लेके आपको यहाँ पे रखिए, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। कंपास को खोलिए, फिक्स कीजिए, फर्स्ट आर्क लगाइए, होता है एफ। सेकंड वाला क्या हो गया 2f। इसी तरह सिमिलरली दूसरी साइड में लगाना आपको, ये f, ये हो गया हमारा 2f। लेबलिंग कर दीजिए इसकी, ये हो गया f, ये 2f। इसी तरह यहाँ पे भी आपका f, ये हो गया आपका 2f। क्या कहा इसने, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, यानी f एंड 2f के कहाँ पे रखा गया, ऑब्जेक्ट बीच में रखा गया है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हो गया है, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन। वो तो 2 लाइन में आपको ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका इस तरह से। अब क्या दिखाना है आपको, रेज दिखानी है कि रेज किस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखिए क्या करना है, इस तरह से दिखाना है। ये जो आपकी फर्स्ट लाइन है क्या जाती है हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसको यहाँ तक लेके आई है, इस पॉइंट तक लेके आई, यहाँ तक। वो क्या करते हैं, इस कनकेव लेंस के अंदर रेज क्या होती है, इस फोकस इधर ही आएगी वापस, आपको पता है। इसी तरफ दिखानी है आपको, इसी तरफ दिखा दीजिए, टकरा के इस तरफ वापस एक फोकस से पास होगी, इस तरह से रोटी दिखाया है, ठीक है। और सेकंड कहाँ होगी, सेकंड जो आपकी होगी पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोलते ओ से दिखा सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो सेकंड रे दिखा दीजिए, पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से। और ऑप्टिकल सेंटर से रेज जो जाती है बिल्कुल स्ट्रेट होकर जाती है, इस तरह से, बिल्कुल इस तरह जाती है। ये जो पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये क्या हमारी, जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म्ड हुई है। तो हमारी जो इमेज बनी है वो हो गई हमारी, ये इमेज हो गई आपकी इधर। तो आपका ये ऑब्जेक्ट था और इसकी इमेज कहाँ बनी है आपकी, देखिए यहाँ पे इमेज बनी है,
इस तरह बनी है इमेज जो है। तो ये डायरेक्शन दिखा दो, ये रेज कोर्स की इस तरह गई, इस तरह वापस टकरा के इधर आ गई। और ये क्या हो गई आपकी जो सेकंड पास हुई ऑप्टिकल सेंटर से, ये होगी इमेज फॉर्म्ड। तो ये था आपका डायग्राम, यानी क्या था, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F का था। फर्स्ट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, देखिए यहाँ से पास होगी वापस, फोकस से पास होगी वापस F से, और सेकंड पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, जहाँ पे दोनों काटती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट पे आपकी क्या है, मिला देना है। ये ऑब्जेक्ट था, ये आपकी इमेज बन गई है। लेबलिंग करना चाहिए, लेबलिंग कर सकते हैं इसकी। ये आपका हो गया A B ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया आपका, मान लो A-B'। अब देखिए हमें क्या बताना था, नेचर ऑफ इमेज बताना था। नेचर ऑफ इमेज क्या है, अगर डायग्राम देखिए तो देखिए कैसी बनी है आपकी। आपका ऑब्जेक्ट देखो लेफ्ट साइड में बना है, जब आप लेंस देखते हो आपको राइट साइड में दिखना चाहिए था, लेकिन क्या लेफ्ट साइड में बना है। तो आपका जो नेचर है इमेज फॉर्म्ड का वो कैसा है, इमेज फॉर्म्ड कैसी है, वर्चुअल है। इमेज फॉर्म्ड कैसी है, वर्चुअल, काल्पनिक है, वर्चुअल, पहला। सेकंड क्या देखिए आपकी, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट 2 लाइन में था, ये क्या आपका 1 से भी कम में, मीन्स क्या है, डिमिनिश्ड बनी है। डिमिनिश्ड कह सकते हो, डिमिनिश्ड। अगर ये नहीं कहते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल, स्मॉल बनी है, स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल इमेज बनी है। तीसरा जो हमारा वो क्या है, सीधी है या उल्टी है, इरेक्ट बनी है, देख रही हैं आप, सीधी बनी है बिल्कुल। और याद रखिए हमेशा जो वर्चुअल इमेज क्या होती है, हमेशा इरेक्ट बनती है। तो आपको बस यही करना था, ये डायग्राम बनाना था और नेचर ऑफ इमेज बताना था। नाउ सेकंड पार्ट देखिए, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, F एंड 2F ऑफ कन्वेक्स लेंस, यानी इसमें अंदर भी बिल्कुल सेम वही करना है, लेकिन लेंस कौन सा, अब की बार हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। वही करते हैं, देखिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कीजिए, ये कोई लाइन पे इस तरह आपको सीट मिलेगी, इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है। इसके बाद क्या करना है, आपको लेंस बनाना है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस कीजिए, 3 लाइन्स अबव और 3 लाइन डाउन। ये आपका जो कन्वेक्स लेंस होता है इस तरह का होता है। ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। सिमिलरली क्या, अगर कंपास लेना है, कंपास को ऑप्टिकल सेंटर पे रखिए, फिक्स कीजिए, ये फर्स्ट आर्क, ये सेकंड, इसी तरह क्या इस तरफ, ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब क्या करना है, यहाँ पे लेबलिंग कर दीजिए, ये क्या हमारा, ये हो गया F, ये 2F, ये F, ये 2F। यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन बिटवीन दी F एंड 2F के बीच में। तो 2 लाइन पे ऑब्जेक्ट ले लेना है, 2 लाइन पे देखिए आपका 2 लाइन पे ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे ले लिया बिटवीन दी F एंड 2F। अब करना क्या है, वो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट रेज गोज पैरेलल टू, फर्स्ट कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इधर जाएगी, यहाँ तक लेके आनी, देखो आपको यहाँ तक लेके आनी, इस लाइन तक लेके आनी है। और इसके बाद क्या करना है, फोकस से पास कर देनी है। तो इधर हमारा क्या है, फोकस है, फोकस से इस तरह पास हो गई है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, ये जिसको दिखा सकते हैं, आपकी डायरेक्शन हो गई है। ये देखिए रेज को इधर गई, इधर पास हो गई फोकस से। सेकंड को पास करके दिखाएंगे कहाँ से, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, यानी हमारा ये क्या है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से दिखाना, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग टू फोकस से पास हो जाएगी, और सेकंड क्या है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से दिखानी है। तो ऑप्टिकल सेंटर आपका यहाँ पे है, तो ऑप्टिकल सेंटर से दिखाइए, पास कर दीजिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे इससे मिलेगी, मिलने दीजिए, इधर देखिए आपका, यानी यहाँ पे आपकी ये रेज यहाँ जाके मिलती है। ये जो बना है आपका, अब क्या करना है, यहाँ पे मिला देना है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस था, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ये देखिए 2F से प्रे बनी है साइड में। तो आपका अब आप ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, इधर ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ से पास हुई प्रिंसिपल फोकस से पास हुई, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। तो देखिए जहाँ से आप देख पा रहे हैं, आपने ऑब्जेक्ट 2 लाइन में लिया था, इमेज क्या देखो लगभग 3 लाइन में बनी है।
तो जो नेचर ऑफ इमेज कैसा है आपका, यहाँ पे भी लेबलिंग कर सकते हैं आप, लिख सकते हैं ये क्या होगी ए बी और ऑब्जेक्ट की होगी ए डैश बी डैश। दाई तरफ हमेशा इमेज बनती है, रियल बनती है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है आपका, देखिए लिखना है बस, इमेज जो इमेज बनी है वो कैसी बनी है, रियल बनी है, रियल। और क्या है सेकंड, देखिए ध्यान से कैसी है, रियल है, उल्टी बनी है। उल्टी का मतलब क्या है, इनवर्टेड इमेज बनी है, इनवर्टेड इमेज बनी है। थर्ड क्या है, रियल है, इनवर्टेड है और लार्ज इमेज बनी है। लार्ज माने बड़ी इमेज बनी है आपकी, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। तो इसके अंदर बस आपको ये बताना था, ये डायग्राम है आपका, डायग्राम ड्रा करना है। नेचर ऑफ इमेज कैसा है, रियल है, इनवर्टेड है, लार्ज है। रियल इमेज हमेशा इनवर्टेड बनती है। तो ये था आपका फिजिक्स वाला सेक्शन पूरा होता है। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का सेक्शन 10 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, जब आप सेलेक्ट लाइम CaOH2 से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है, CaOCl2 बनता है, ये बनता है आपका। तो फार्मूला के ये जो फार्मूला किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का है। तो ब्लीचिंग पाउडर कहाँ हमारा, ये देखिए आपका CaOCl2। ये था हमारा सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, इसको हिंदी में बुझा हुआ चूना कहते हैं। पेपर में इसका फार्मूला पूछ लिया जाता है, क्लोरीन गैस। ये क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा जो फूड आइटम्स होते हैं जिसमें ऑयल्स होता है, फैट्स होता है, अगर खुले में छोड़ देते कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाते हैं, उनसे अंदर स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है आपको बस यहाँ पे डिफाइन करना है। रेंसिडिटी क्या है, फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स आर एक्सपोज टू एयर, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज का मतलब भी ऑक्सीजन के टच में आते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो दे गेट ऑक्सीडाइज रिजल्टिंग देयर स्मेल एंड कलर चेंज, उनकी जो स्मेल है और कलर चेंज हो जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, जो फूड आइटम होते हैं हमारे ऑयल फैट वाले, कुछ टाइम के बाद खुले में रखने पर उनके अंदर जो स्मेल पैदा हो जाती है, दुर्गंध आती है, उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। और इसे बचाने के लिए आप कुरकुरे चिप्स देखते होंगे, उसके अंदर एक गैस भरी जाती है, उसके अंदर अब खोलें बड़ा सा पैकेट होता है, हवा से भरा होता है, खोलते थोड़ा सा निकलता है। तो होती क्या है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है भी पूछ लिया जाता है, नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बस दिमाग में बैठा, इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, कौन कौन से देखे आपने, देखिए क्लोरीन इस पे नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन इस पे 2 नेगेटिव होता है, आपने देखे होंगे इस तरह से, नाइट्रोजन इस पे घटा 3 होता है। ये 3 नेगेटिव का मतलब क्या, इनके पास क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे हम सबसे आसान सा एग्जाम्पल सोडियम, इस पे पॉजिटिव होता है, वो क्लोरीन इस पे होता है नेगेटिव होता है। तो 2, 8, 1, ये एक यानी पता सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसका नंबर होता है 11 होता है एटॉमिक नंबर। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, यानी लूज मतलब क्या है, गिव कर देता है। तो क्लोरीन का कितना होता है, अगर हमारा 2, 8, 7, इसको कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, सोडियम से। तो हमारा क्या बनता है, NaCl। तो इस क्लोरीन ने गेन किया है, इसने क्या किया है, गिव किया है। ये जो गेनिंग टेंडेंसी है क्लोरीन की, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव हो जाना। और जो इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो 2 वर्ड आपके पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव हो जाना। तो सोडियम ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो गे आप क्या है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन बिकम नेगेटिव। तो बस यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन लेके गेन करके नेगेटिव हो जाना। तो यहाँ पे हमको डिफाइन करना था, तो डिफिनेशन में क्या होगा आपका, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम, यानी कि क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गेन करके एंड बिकम नेगेटिव, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एग्जाम्पल हो गए। अगर मान लो यहाँ लिख देते टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट टू लूज
इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिव, बस वो क्या हो जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये था आपका डिफाइन करना था 1 मार्क्स में। नेक्स्ट है देखिए, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, रिलीज यानी जिसके अंदर हीट पैदा होती है, इवोल्व होती है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बताया भी था आपको, जिसमें हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है वो होता है एंडोथर्मिक। तो हमें क्या बताना है, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं वो कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, हमें पता है हमारा जो फूड है, ग्लूकोज होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो हमें ये दिखाना, देखिए वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और गेट डिकम्पोज्ड। डिकम्पोज क्या हमें पता है, एक सिंगल आपका फर्स्ट चैप्टर का है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इंटू 2 और मोर प्रोडक्ट में टूट जाता है। एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूटता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बिल्कुल सेम वही है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारा ग्लूकोज क्या है, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ग्लूकोज ऑक्सीजन के यानी जब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है यानी ऑक्सीडाइज होता है, तो देख क्या बनता है, कोई भी प्रोडक्ट कार्बन का, उसको जब हम हीट करते हैं, बर्न करते हैं, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है। तो सेम यही है हमारी बॉडी के अंदर, ग्लूकोज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, जब ऑक्सीजन के साथ जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, बर्न होता है। जठर नहीं सुना होगा आपने, पेट के अंदर जठ की यानी पेट की आग में जलता है, तो क्या होता है, क्या बनता है, कोई भी आपका कार्बन का प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज करता है। और राइट साइड में जब एनर्जी आती है तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इन दिस प्रोसेस एनर्जी रिलीज हुई है, सो इट इज़ ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, बर्न होता है, डिकम्पोज होके क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी रिलीज करता है। और जिस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको हम बोलते हैं, आप कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है हम उसको क्या मानते हैं, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, गिव 2 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, हमें पता फार्मूला Na2CO3 10H2O, ये होता फार्मूला होता है वॉशिंग सोडे का, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा क्या होता है हमारा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं इसको। तो हमें इनका क्या बताना है, यूज बताना है। तो इसके यूज क्या हो गए, देखिए, गिव 2 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। सबसे पहले लेते हैं यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या, धुआवन सोडा बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या काम आता है, इट इज़ यूज इन ग्लास इंडस्ट्री, इट इज़ यूज इन पेपर इंडस्ट्री, इट इज़ यूज इन सोप इंडस्ट्री, इट इज़ यूज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो खारा पानी होता है उसको बोलते हैं हम हार्डनेस ऑफ वाटर, तो रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो ये इसका यूज है। इसी प्रकार के आपका सेकंड है यूज बताने बेकिंग सोडे का। बेकिंग, बेकरी सुना होगा आपने, बेकरी के अंदर क्या बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनते हैं। तो बेकिंग पाउडर यूज इन बेकरीज, जहाँ पे बिस्किट, ब्रेड बनाए जाते हैं उसको बेकरीज कहते हैं। सेकंड, एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन स्टमक। स्टमक में आपने सुना हो कभी कभी क्या होता है, हमारे पेट में एसिड हो जाता है। तो देखिए एसिड, एसिड क्या गया याद करने तरीका देखो, एंट मैंने क्या होती है, चीटी, एंटासिड, एंटासिड दी जाती है। तो आपका जो बेकिंग पाउडर होता है एंटासिड का काम करता है। एंटासिड का मतलब क्या है, जो एसिड को ख़त्म करे। हमारे पेट के अंदर एसिडिटी होगी तो क्या बेकिंग सोडा ले लेते हैं, इसको बोलते हैं एंटासिड, एंटासिड। तो एज एन एंटासिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक, आप ये भी लिख सकते हैं, टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन स्टमक। तो ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, in the modern periodic tables how does atomic size vary on moving down top to bottom in the group, write its region। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, आपको देखिए इसको समझिए। हमें क्या करना, along डाउन दी ग्रुप जाना है। तो डाउन दी ग्रुप हमारा जो, अगर हम देखें पहले वाला हमारा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, पहले वाला ग्रुप होता है हमारा जिसके अंदर पहले आता है हाइड्रोजन, सेकंड लिथियम, सोडियम और फिर आता है पोटेशियम। देखिए पोटेशियम,
इस तरह से। तो हमारा जो इसके अंदर आप देखेंगे तो देखिए जो लिथियम वाला इसके अंदर कितने सेल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ध्यान से, इसके अंदर हमें 2 सेल दिखाई दे रही है। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2-1। अगला हमारा देखिए सोडियम Na, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 1 सेल 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 1, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2 8 1 होती है। तो नंबर ऑफ सेल हो गए 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्या है पोटेशियम। पोटेशियम के अंदर देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, तो रखेंगे पहले के अंदर 2 8 8 1, तो टोटल हो गए हमारे 4 सेल 1 2 3 4। तो देखिए जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो देखिए क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें क्या है इंक्रीज सेल से बता सकते हैं कि देखिए हमारा जो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये जो अगर सेंटर मान ले सर्कल का और जो आउटरमोस्ट ये इलेक्ट्रॉन, इस दूरी को बोलते हैं हम एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। तो डाउन दी ग्रुप आ रही तो देखिए ना ये जो सेंटर से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो है डिस्टेंस क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं। तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या है ग्रुप्स क्या होता है, ग्रुप्स क्या है आपके पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आर नोन एज ग्रुप्स। ऊपर से नीचे तरफ आते हैं उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं ग्रुप्स कहते हैं। जैसे आप दिखाइए पीरियोडिक टेबल में दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये हमारे यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये डाउन ये नीचे की तरफ इधर दिखाई दिए है आपको, ये इनको बोलते हैं कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स, इनको बोलते ग्रुप्स बोलते हैं। और ये संख्या में देखिए कितने हैं, ये 18 होते हैं, जो ग्रुप्स आपके 18 है। और पीरियड ये हॉरिजॉन्टल जो रोज होती है इसको बोलती है पीरियड। पीरियड कितने आपके ये 7 होते हैं। तो डाउन दी ग्रुप आप देख रहे हैं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम लिया, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए हमारा एटॉमिक साइज क्या होगा आपका, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। रीजन पूछा है तो रीजन भी बताया आपको, डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ सेल, डाउन दी ग्रुप क्या हो रहे हैं आपके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। देखिए ना जब हम डाउन दी ग्रुप देखते हैं तो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो दिस इज द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज डाउन दी ग्रुप्स। नेक्स्ट है देखिए अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, गिव टू एग्जांपल। आपको बताना है डिफाइन करना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है। ये मेटल चैप्टर का है, मेटल नॉन मेटल का, और 2 एग्जांपल आपको इसके देने हैं। तो देखिए व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यही स्टार्ट कर ऑक्साइड्स, दो मेटल ऑक्साइड, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है मेटल नॉन मेटल, विच शो बोथ एसिडिक बेसिक बिहेवियर, जो एसिडिक बेसिक दोनों का काम करे बिहेवियर दिखाए उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें 2 एग्जांपल देने हैं आपको। तो एग्जांपल जैसे देखिए आपका जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, लिख भी सकते हैं आप इसको जिंक ऑक्साइड, ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, नेम लिख सकते हैं। और ये क्या हो गया हमारा ये वाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका एक नाम और होता है एलुमिना। तो ये बस आपका क्वेश्चन था व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड विच शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल दे देना है इसका जिंक ऑक्साइड और एलुमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। देखिए इलेक्ट्रोलाइट किस में आता है, आप यूज़ करते हैं बैटरी के अंदर यूज़ होता है, जो घरों में इन्वर्टर रखते हैं उसके अंदर वो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो आइए क्वेश्चन देख कैसे करेंगे। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सबसे पहला क्या है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का देखो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो वर्ड आ गया इलेक्ट्रिसिटी, प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल। 3rd चैप्टर है मेटल नॉन मेटल का। तो जो आपकी इम्प्योर मेटल है उससे मेटल जो प्योर है प्राप्त करने की जो प्रक्रिया प्रोसेस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अगर हम उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर मेटल बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसको पेपर में करते हो क्या करना है डायग्राम बना लेना। देखिए ये हमने डायग्राम बना लिया है। इसके अंदर आपने घर में भी देखा जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसके अंदर जो आपकी बैटरी होती है उसके अंदर 2 इस तरह की रोड होती है, एक पे पॉजिटिव लिखा होता है एक पे नेगेटिव लिखा होता है। पॉजिटिव वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं एनोड कहते हैं। जो एनोड ये जो पॉजिटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं कैथोड। पॉजिटिव को एनोड
अगर हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव को एनोड और नेगेटिव को कैथोड कहते हैं। कैट पीछे देखो दोनों में ओड है, अगर आप याद करना चाहें तो, अगर याद ना होता हो तो देखो ना ओड, एक में एन ओड, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाला, और ये नेगेटिव वाला क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या होता है आपका कैट, मैंने बिल्ली कैथ, पीछे इसमें भी क्या है ओड, कैथोड, तो ये हो गया कैथोड। ये डायग्राम देखिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्या बनाया जाता है, एनोड बनाया जाता है, और जो प्योर मेटल होता है यहाँ पे सेम मेटल का यूज़ होता है, उसको हम प्योर मेटल को कैथोड बनाते हैं। इसके अंदर ये जो आपका डॉटेड मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या कहते हैं, भाई बैटरी के अंदर पानी खत्म हो गया, तेजाब खत्म हो गया, वो होता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये होता है। इसके बाद क्या है, जो हमारी जो प्रोसेस है देख लिखे ना, होल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग एज शोन इन फिगर, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कितने मार्क्स का आप देखिए, ये क्वेश्चन सिर्फ हमारा यहाँ पे 2 मार्क्स का, तो ज़्यादा नहीं बताना है, बस इसमें आपको डायग्राम बना दिया है। अब इसके बाद क्या है, हमने लिख दिया वोल सेटअप, यानी जो प्रक्रिया की जो कंस्ट्रक्शन वो क्या है एज शोन इन फिगर हो गई है। अब स्टार्ट करते देखिए, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो ये की है इसको आप बंद करेंगे, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, जो मेटल है यहाँ पे जो आपका एनोड है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, टूटना स्टार्ट हो जाता है, टूटना स्टार्ट हो जाता है, तो मेटल आयन बनाता है, मेटल के आयन बनाता है। जैसे कॉपर होता तो कॉपर 2 पॉजिटिव बनाता, मेटल आयंस क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका, और ये कॉपर होता तो कॉपर टूट के क्या बनाता, कॉपर 2 पॉजिटिव, ये 2 ऐसे, इसको बोलते हैं मेटल आयंस। आयरन होता तो आयरन किस टूटता है, Fe2 पॉजिटिव हो सकता है, तो Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम होता तो एल्यूमिनियम टूट क्या बनाता है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये जो इनको बोलते हैं मेटल आयंस। तो ये क्या है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट मेटल एट एनोड गेट ऑक्सीडाइज टू मेटल आयंस में। और जो मेटल आयंस आएंगे कहाँ पे, मेटल आयंस यहाँ पे आएंगे, इस पोर्शन के अंदर आएंगे, एंटर करेंगे इलेक्ट्रोलाइट में। अब जो इस पॉइंट से अगर मान लो आपके 1 2 3 4 5 जितने यहाँ के मेटल आयंस आपके क्या होते हैं, मेटल आयंस एंटर करते हैं, वो सेम नंबर ऑफ आयंस होते हैं कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइट से गेट रिड्यूस हो जाते हैं इनटू द मेटल्स एंड डिपॉजिट हो जाते हैं कहाँ पे, यहाँ पे इम्प्योर जो आपके प्योर मेटल थी इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। यह प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस तब तक जारी रहती है जब तक until all impurities collect in the electrolyte, इस तरह से इकट्ठी हो जाती है सारी impurities जो है। इन दिस वे द मेटल गेट प्योरीफाई, इस तरह के आपको प्योर मेटल मिल जाता है। यहाँ पे जो मैंने दिखा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एनोड मड, क्या बोलते हैं डायग्राम में, इन इम्प्योरिटीज जो इकट्ठी हुई है हमारी इसको बोलते हैं एनोड मड, क्योंकि एनोड पे यहाँ इकट्ठी होती है। वैसे यहाँ पे डायग्राम में यहाँ दिखा दिया है, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं। ये क्या हमारी, ये जो आपकी इम्प्योरिटीज़ मैंने यहाँ दिखाई है इसको आप इस साइड में दिखा सकते हैं, इधर ये एनोड पे इकट्ठी होती है, यहाँ पे एनोड मड। तो क्या प्रोसेसिंग प्रोसेस है, आपका जो इम्प्योर मेटल्स है, जैसे आप करंट पास करते हैं यहाँ से मेटल आयन की फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या है, आपके इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे मेटल आयंस आ जाते हैं। मेटल आयंस जो आपके एंटर करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एंटर करते हैं, जितने मेटल आयंस यहाँ से आपके इम्प्योर मेटल से ऑक्सीडाइज होते हैं, एंटर करते हैं, सेम नंबर ऑफ जो आपके आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट से आपके डिपॉजिट हो जाती है कहाँ पे, जो यहाँ पे आपका जो प्योर मेटल है यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है until all impurities are collected in the electrolyte, इन इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड मड। तो ये थी प्रोसेस टू गेट रिफाइंड मेटल को रिफाइन करने की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। आपको होमोलोगस सीरीज बतानी है, उसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना। 2 पार्ट देखो, 3 मार्क्स के और ये 3 मार्क्स के। सेकंड पार्ट क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखिए क्या होता है हमारा होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज को डिफाइन करेंगे, होमो माने सेम, सीरीज यानी क्योंकि चैप्टर क्या है हमारा कार्बोनेट कंपाउंड है, तो ए चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर जो होते हैं, आपके सभी मेंबर जो होते हैं डिफर बाई CH2, यानी 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है जो आपके 2 सक्सेसिव मेंबर के बीच में होता है, इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ए चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच सक्सेसिव मेंबर इज डिफर बाई CH2 ग्रुप्स इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल देना है, देखिए मैंने एल्केन का लिया है। एल्केन क्या होता है आपका, इसका जनरल फार्मूला अगर आप करना चाहें तो जनरल फार्मूला होता है CN
H2N पल्स में 2, ये इसका जनरल फार्मूला होता है सी एल्केन का। एल्केन कौन से होते हैं? सैचुरेटेड होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखिए मैंने लिखा कार्बन 1 2 3 4, तो देखिए इसके में क्या होगा, एक था तो हाइड्रोजन कितने, मीथेन का फार्मूला होता है, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है CH4, तो यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या 1 बढ़ी, हाइड्रोजन 2, फिर कार्बन की संख्या देखो यहाँ पे भी 3, ये हो गया हमारा 8, 4 6 8, ये हमारा यहाँ पे आएगा 10 आएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा 10 इस तरह से। तो देखिए इसकी नेमिंग क्या होगी, मीथेन। एक कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मिथ, पीछे लग गया सिंगल एन, 2 कार्बन के लिए इथ एन, 3 के लिए प्रोप, ये वर्ड रूट हो गया एन, 4 के लिए ब्यूट एन। इस तरह से क्या इसके एग्जाम्पल है, होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन देनी है और एग्जाम्पल देने हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका, देखिए नेमिंग करनी है आपको। तो नेमिंग में सबसे पहले क्या दिया, देखिए आपको CH3Br, CH3Br तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ब्रोमो, जो ब्रोमीन और क्लोरीन होता है ये हमेशा आगे लगते हैं, प्रीफिक्स यूज होते हैं ब्रोमो। ब्रोमो के बाद क्या आपका देखिए कार्बन कितने इसके अंदर, एक कार्बन, तो मिथ, ब्रोमो मिथ, सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग जाए लास्ट में, मीथेन, तो ब्रोमो मीथेन। सेकंड वाला जो आपका देखिए यहाँ पे दिया गया ये वाला है, इसका ये क्या दिखाई दे, कीटोन है, यानी कीटोन का ग्रुप जो होता है इसको इस तरह लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे C, ये CH3 इधर जोड़ दिया और ये CH3 इधर हो गया और ये हो गया हमारा कीटोन ग्रुप होता है। बताया था CO ग्रुप को दिखाते हैं, ये जो वाला ग्रुप होता है कीटोन बोलते हैं, कीटोन। तो कीटोन के अंदर अब हमारा देखा जाए तो कार्बन की संख्या कितनी, अब हम नेमिंग करते हैं इसके लिए जो हमारा प्रीफिक्स यूज होता है, इसके लिए आपको पता, देखिए कीटोन का ये ग्रुप होता है, ये इसको बोलते हैं, दोनों तरफ क्या कमज़ोर होता है, दोनों तरफ इसको सहारा चाहिए होता है, दोनों तरफ कार्बन लगे होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स क्या होता है, जो पीछे लगेगा आपका फंक्शन ग्रुप कौन सा है, कीटोन, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके पीछे लगता है ONE1, तो ये सफिक्स होता है। तो नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका नेम करेंगे, देखिए कार्बन कितने इसके अंदर 1 2 3, तो क्या हो गया प्रोप, ये तो वर्ड रूट हो गया है। इसके बाद सभी देखो ये उसको काउंट मत कीजिए, ये सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, प्रोप एन, ये छोड़ देते क्योंकि क्या होता है ONE1। अगर हम बात करें तो देखिए आपका, अगर मैं इसको दिखाऊं आपको क्या होगा, आपको देखो प्रोप जमा में क्या लिखेंगे आपके सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, और जो आपका इसका सफिक्स होता है ONE1। तो E और O दोनों आपके क्या होंगे, वोल्स होंगे, तो E को हम काट देते हैं तो क्या बचेगा आपका प्रोपेन 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा पीछे आपका ONE1, प्रोपेनोन। ठीक है, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोप, सिंगल बॉन्ड N1। अब तीसरा देखिए हमारा, तो तीसरे वाला हमारा है ये क्या, एल्डिहाइड है, इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं CH3, ये C है, O को इस तरह लिख, इस तरीका और भी है, इस तरह भी आ सकता है पेपर के अंदर। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है हमारा, एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ये फंक्शन ग्रुप होता है। इसकी जो पहचान होती है वो कैसी होती है, CHO या क्या होती है, और ये होता है हमारा एल्डिहाइड के लिए। इसके लिए जो हमारा सफिक्स लगता है, जो पीछे लगेगा आपका, वो क्या होता है एल। तो नेमिंग आई करते हैं। देखिए कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3 है, देखो 2 है, सॉरी 1 2, तो क्या गया वर्ड ईथ, ETH ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसके अंदर भी वही सेम है, ई जो आपका वोवल है तो हमारा क्या आ जाएगा इसके अंदर, इथेनॉल, यानी इसको भी दिखाऊं अगर आपको करके देखिए, ये आपका नेमिंग करेंगे तो कितना CH3CHO, तो ईथ जमा में क्या आएगा आपका ANE सिंगल बॉन्ड के लिए, और हमारा लास्ट वाला क्या होगा, इसका जो सफिक्स होगा AL। तो यहाँ पे देखो A और E ये दोनों वोल से इसको काट देते हैं, क्या आता है A, तो नाम क्या आ जाएगा इसका, इथेनॉल। तो ये था आपकी IUPAC नेमिंग, ये आपकी केमिस्ट्री का जो आपका पोर्शन था, लास्ट क्वेश्चन था ये 17। इसका अगला जो और वाला पार्ट है, अब देखिए इसका जो और वाला पार्ट वो क्या, देखिए एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। आपको जो सोप होता है वो किस तरह से क्लीन करता है, इस मैकेनिज्म को समझाना है।
तो देखिए इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो देखिए सोप मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या आपको इस टाइप की, इस क्वेश्चन में आपको दो डायग्राम बनाने हैं, एक तो मिसेल फॉर्मेशन का, एक आपको क्या बताना है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप बताना, दो इससे पूछ लिया जाता है। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप देखो हमारे क्या होता है, इधर देखो आपका जो ये इधर आप देखेंगे कोई भी सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके दो एंड होते हैं, एक एंड को बोलते हैं आयनिक एंड और सेकेंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड। क्योंकि हमारे जो सोप होते हैं वो क्या है आपके, इसके दो एंड में ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे आपको सोडियम दिखा दिया, सोडियम सोडियम सोडियम, ये अंदर वाला जो एंड होता है ये आपका कौन सा, हाइड्रोकार्बन एंड होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो। तो ये जो फॉर्मेशन दिखाई है, अब देखिए क्या है आपका जो क्लीनिंग एक्शन में, द सोप मॉलिक्यूल्स हैव टू पार्ट, वन इज आयनिक एंड, हाइड्रोकार्बन एंड। सेकंड वाला आयनिक एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रो होता है वाटर, यानी जो वाटर को प्रेम करता है वो हाइड्रोफिलिक, आयनिक एंड कैसा है, हाइड्रोफिलिक। और सेकंड जो हाइड्रोकार्बन एंड होता है वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी फोबिक माने तो फोबिया सुना होगा आपने, डरता है, यानी जो है वाटर से हेट करता है। व्हेन सोप डिसोल्ड, जब सोप डिसोल्ड इन वाटर के अंदर, जब हम सोप को डिसोल्व करते हैं, घोलते हैं, तो सोप मॉलिक्यूल्स अलाइन देमसेल्फ इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो सोप मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक डेफिनेट डायरेक्शन में अरेंज कर लेते हैं। इन दिस अरेंजमेंट आयनिक एंड इनसाइड रह सकता है, इन दिस अरेंजमेंट आयनिक एंड इज इनसाइड द वाटर, और जो हाइड्रोकार्बन एंड होता है वो आउट ऑफ वाटर होता है। एक क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाता है जिसे हम मिसेल कहते हैं। ऐसे होनी डायग्राम देखिए, डायग्राम दिखा है, अगर मान लो ये आपकी डर्ट थी, ये आपका ऑयल था, ये आपका, तो देखिए जो नेगेटिव वाला में दिखा है, नेगेटिव एंड जो दिखा है अंदर तक, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एंड, ये क्या होता है, इनसाइड होता है। और जो सेकंड वाला आयनिक एंड होता है ये आउटसाइड रह जाता है, ये देखिए आपका। तो जो ये क्लस्टर सा फॉर्म हो गया, आपका देखते होंगे कि इस डर्ट को क्या किया है, इन्होंने घेर लिया है, ऑयल ड्रॉपलेट है ये सोप मॉलिक्यूल्स के देखो दिखाया भी दो एंड, ये सोडियम वाला देखो ये आयनिक एंड है, ये कौन सा है, हाइड्रोकार्बन एंड है, यहाँ भी दिखाया आपको देखो, हाइड्रोफिलिक एंड, हाइड्रोफोबिक एंड। तो यहाँ पे जो मिसेल फॉर्मेशन हुई है इसको बोलते हैं मिसेल फॉर्मेशन। कई बार आपसे कोई मिसेल फॉर्मेशन पूछ ले तो आपको यहीं छोड़ देना है। तो दिस इज मिसेल फॉर्मेशन, क्या है, क्लस्टर ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड इन दी कॉल्ड मिसेल एज शोन इन फिगर, यानी जो डर्ट है वो किसके अंदर फंस गई है, आपके मिसेल के अंदर फंस गई है। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, इसमें देखिए आपको इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम आपको ये बनाना है, अगर मिशेल पूछता तो मैं बता देते हैं, छोड़ देते। देखिए आपका एक्चुअली यहाँ पे है, तो ये देखिए आपके जो ये ग्रीस है या डर्ट थी, जो आपकी ग्रीस है, डर्ट है आपकी, ये जो ग्रीस है, डर्ट है, ये दिखाया मैंने आपको, या किसी भी जो पीछे बताया था आपको, ये इस तरह दिखाया। ये आपका जो सोप वाला था उसके दो एंड थे, हाइड्रोफिलिक एंड, ये से मैंने डायरेक्ट से दिखाया है, और नीचे वाला जो खाली वाइट से दिखाया हाइड्रोफोबिक एंड है। तो अगर मान लो ये आपकी देखिए डर्ट थी, इस तरह से सब इसको घेर लेते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रोसेस दिखाई दे रही है आपको, इसे चिपक जाते, स्टिक हो जाते हैं, और इस तरह से ये अलग हो जाता है। देखो ये डर्ट यानी कि ऑयल्स जो थी आपकी अलग हो गई है। तो हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर देखेंगे, देखिए सोप इन द फॉर्म ऑफ मिसेल, पीछे कहा था मिसेल फॉर्म हुआ, इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मिसेल। क्योंकि देखो आपके यहाँ पे बिल्कुल सेंटर के ऊपर के यहाँ पे देखो डर्ट क्या है आपकी, बिल्कुल सेंटर में है, किसकी, उसमें मिसेल की फॉर्म में। मिसेल ने उसको यानी आपके जो सोप मॉलिक्यूल्स है उन्होंने डर्ट को यानी आपकी ऑयल को कलेक्टेड कर लिया सेंटर के अंदर जो है। तो हमारा जो नेक्स्ट है देखिए पॉइंट लास्ट, द मिसेल स्टे इन द सॉल्यूशन एज ए कोलाइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज आयन आयन रिपल्सन होती है। सेम आयन क्या करते हैं, जो रिपल करते हैं। तो जो आपकी मिसेल ने क्या कर लिया, जो ऑयल डर्ट को पकड़ लिया, वो क्या सॉल्यूशन के अंदर रह जाते हैं, और डर्ट सस्पेंडेड इन दी मिसेल इज इजीली रिंस्ड अवे। जैसे आप धोते हैं तो आपका जो कपड़ा है साफ़ हो जाता है। तो ये आपका क्या था, इसके अंदर ये था आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये आपको लिखना है। तो इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे पहले आपका देखिए आपकी क्लींजिंग एक्शन में आपको ये पॉइंट बता दिए मैंने आपको, इसको आपको इस तरह से आंसर देना है, मिसेल फॉर्मेशन। और सेकंड वाला क्या, दो डायग्राम बनाने, एक मिसेल वाला और सेकंड वाला आपका ये वाला। तो ये था क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप वाला आपका। तो देखिए हमारा केमिस्ट्री वाला सेक्शन जो है ख़त्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन है, वो क्या है आपका सी पार्ट बायोलॉजी का है। तो बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट ग्रोथ। ग्रोथ जो हार्मोन, ये प्लांट हार्मोन होते हैं, कौन से होते हैं, ऑक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एफसीसी को जिबरलिन होता है। तो जब भी बात होती है इनहिबिट की, दमन की, ख़त्म करने की, नुकसान की बात होती है, तो कौन सा हार्मोन याद रखिए होता है, एब्सिसिक एसिड होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। देखो बायो से रिलेटेड है, डिग्रेड हो जाए वे, यानी बायो कौन से, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, डिग्रेडेबल जो डिग्रेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ, लेकिन मैं बताने कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो ख़त्म नहीं होते हैं। तो देखिए ग्रास जो कुछ टाइम के बाद मिट्टी बन जाएगी आपकी, पेपर भी बन जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर, जो डिग्रेड नहीं होता है, लंबे टाइम तक पड़ा रहता है, कोई सेम अवस्था में पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं, वो क्या होगा हमारा ग्लास। तो ग्लास क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट है प्लेनसिटा हेल्प इन द ट्रांसफरिंग ऑफ। प्लेनसिटा क्या होता है, फीमेल के अंदर जब आपका जाइगोट फॉर्म होता है, मेल पार्ट स्पर्म और फीमेल पार्ट ओवा जब फर्टिलाइज करते हैं, तो जो जाइगोट फॉर्म होता है उसके बाद फिटस इम्प्लांट होता है, तो प्लेनसिटा यूट्रस के अंदर फॉर्म होता है फीमेल के अंदर। तो उससे क्या मिलता है फिटस को, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वेस्ट सब्सटेंस सब कुछ कहाँ होता है, इसी के द्वारा होता है। तो क्या आएगा आंसर हमारा, ऑल ऑफ दीज आएगा। नाउ नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ UNEP। तो UNEP की फुल फॉर्म क्या होती है, UNEP की फुल फॉर्म होती है हमारी, देखिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी हमारा यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, इन्वायरमेंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, इन्वायरमेंटल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए व्हाट इज जियोट्रोपिज्म, बताया था वो, जियो माने अर्थ, ट्रोपिज्म माने रेस्पॉन्स, कहीं पे वर्ड आता है रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड स्टिमुलस, इसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म आपके 4 टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जियोट्रोपिज्म। तो जियोट्रोपिज्म क्या है, रेस्पॉन्स, सिंपल इसमें हमें क्या बतानी, इसकी डेफिनेशन बतानी है, द रेस्पॉन्स ऑफ ए प्लांट टुवर्ड ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रोपिज्म, यानी प्लांट का ग्रेविटी अर्थ की तरफ जो रेस्पॉन्स आता है उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। एग्जाम्पल क्या होता है, रूट्स शो करती है, रूट्स जो हमारी जो होती है वो क्या दिखाती है, रूट्स हमारी, जो इसके अंदर आपका जो एग्जाम्पल होगा क्या होगा, रूट्स शोज जियोट्रोपिज्म दिखाती है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन यानी 2 कंट्रासेप्टिव मेथड। कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी कंसेप्शन को रोकने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम कंट्रासेप्टिव मेथड। तो 2 एग्जांपल देने हैं यहाँ पे आपको। तो हमारे जो एग्जांपल होते हैं, एक होता है बैरियर मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है, एक तीसरा भी होता है सर्जिकल मेथड, लेकिन ये 2 मार्क्स का है तो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना है। तो बैरियर मेथड क्या होता है, फिजिकल मेथड टू प्रिवेंट कंसेप्शन या टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो इसके यूज़ क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या, कॉन्डोम्स है, डायफ्रागम, इसको हम सर्विकल कैप भी बोलते हैं, या फेमिडोम है। ये तीनों एग्जाम्पल क्या है आपके बैरियर मेथड के हैं, जो क्या करता है स्पर्म को ओवा से मिलने नहीं देता, यानी उसको बैरियर का काम करता है। सेकंड है केमिकल मेथड। तो जेलीज फॉर्म टेबलेट्स आती है या क्रीम्स होती है, टेकन बाय फीमेल्स ओरली लेती है या पुट इन दी वेजाइना के अंदर रख लेती है। तो केमिकल मेथड के अंदर क्या है आपकी टेबलेट्स आती है, एग्जाम्पल है ओरल पिल्स है, वेजिनल पिल्स है, और IUCDs होती हैं। इसकी जो फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, क्या होती है, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके अंदर कोपोटी आ जाती है, यानी इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। दीज आर दी वेज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी या कंसेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्राइव वेल लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स का। तो यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रा करना है, कौन से वाला करना है आपको, ये फ्लावर वाला डायग्राम आपको ड्रा करना है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये डायग्राम बनाना है। इसके अंदर क्या देखिए आपको लेबलिंग भी करनी है, जैसे ये स्टिग्मा हो गया, स्टाइल है, दिस इज पिस्टल, दिस इज ओवरी, सेपल्स, पेटल्स, फिलामेंट, एंथर यानी स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, और पिस्टल क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। फीमेल पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और मेल पार्ट के कौन से होते हैं, एंथर और फिलामेंट होते हैं। एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, जो पोलन ग्रेन रेस्पॉन्सिबल होते हैं आपके सीड जर्मिनेशन ऑफ सीड के। तो आपको ये डायग्राम बनाना है इस क्वेश्चन के अंदर जो है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम एंड मेडुला। तो आपको पता है सेरिबेलम और मेडुला क्या है, आपके हिंड ब्रेन के पार्ट है। कौन से ब्रेन के पार्ट है, हिंड ब्रेन के। दीज आर दी जो सेरिबेलम और मेडुला, हिंड ब्रेन, 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, आपको पता है, हिंड ब्रेन पीछे वाला जो भाग होता है, पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन सामने वाला। तो इसके पार्ट, इसके आपके फंक्शन बताने हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं इसके, देखिए याद करें, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, याद करना आसान, सेरिबेलन कर लीजिए, याद एम लगा देना है, सेरिबेलम। तो क्या होता है, सेरिबेलम आपका क्या करता है, वॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, इट मेंटेन्स और कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शन,
ना याद रहे तो सिंपल कहते हैं इट मेंटेन कंट्रोल कौन से, जिसको आप अपने खुद से कंट्रोल कर सकते हो। वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जिसको आप स्वेच्छा से अपने आप कंट्रोल कर पाते हैं, लाइक बैलेंस है, पोस्चर है, इक्विलिब्रियम है। इन एक्शन लाइक वॉकिंग स्ट्रेट, सीधे चलते हैं, राइडिंग बाईसाइकिल, साइकिल चलाते हैं। तो ये एग्जांपल किसके फंक्शन क्या है, सेरिबेलम के। तो सेरिबेलम क्या करता है, आपके उन एक्शन को कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है जो आपके कंट्रोल में होते हैं, जो आपकी इच्छा से होते हैं। सेकेंड वाला है फंक्शन ऑफ मेडुला। मेडुला क्या है, यहाँ पे आपने वॉलंटरी लगाया, वॉलंटरी, बस यहाँ पे IN लगा देना, देखना बिल्कुल विपरीतार्थक है IN। एक रिफ्लेक्स आर्क भी बताया था आपको मैंने, तो इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन या इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक स्वेलविंग, स्नीजिंग, छींक आती है, कफिंग, वोमिटिंग, हार्ट बीट, हार्ट की जो बीट होती है, BP है आपका, BP ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग, सांस, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप होने वाली प्रक्रिया है जो होती रहती है प्रोसेस। तो जो प्रोसेस आप कंट्रोल कर पाते हो उसको, वे जो कंट्रोल कर पाते हो आपके अकॉर्डिंग होती है, वे कौन कंट्रोल करता है, फंक्शन होता है सेरिबेलम का। और जो अपने आप होती रहती है, आपके कंट्रोल में नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन है, इनवॉलेंट्री है, उस वे क्या कौन कंट्रोल करता है, फंक्शन किसका है, मेडुला का है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है 26th क्वेश्चन, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी जो ह्यूमन बींग है, जो मनुष्य है, वो उसका इवोल्यूशन, विकास कहाँ से आरंभ माना गया है। तो ये दो तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बींग्स या डिस्क्राइब इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियन। होमोसेपियन क्या है, साइंटिफिक नेम है किसका, होम हमारा नाम है, ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन है। तो इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ होमोसेपियंस, तो इसको क्या है, आपको इसके अंदर बस ये बताना है कहाँ से किस तरह से ह्यूमन बीइंग जो है आपके प्लेनेट के ऊपर स्प्रेड हुए। अर्लीस्ट कहा जाता है, आरंभ अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी ट्रेस्ड इन अफ्रीका, सबसे पहले अफ्रीका के अंदर ट्रेस्ड किए गए थे। तो 100,000 ईयर्स यानी बहुत साल, हज़ारों साल पहले अगो सम एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज, हमारे जो पूर्वज हुए, लेफ्ट अफ्रीका को छोड़ दिया, अफ्रीका, एंड वाइल अदर स्टेड ऑन, कुछ वहीं पे रह गए, अफ्रीका के अंदर रह गए। द माइग्रेंट जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं। स्प्रेड मैंने फैल गए अक्रॉस द प्लेनेट, प्लेनेट क्या हमारे ग्रह पे, फ्रॉम अफ्रीका टू वेस्ट एशिया, देन सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ईस्ट एशिया। तो यानी ये फैलते गए। दे ट्रैवल डाउन द आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, यानी जो आइलैंड क्या होता है, द्वीप होते हैं, तो उन्होंने लंबी यात्रा की। दे ट्रैवल डाउन आइलैंड, जैसे चर आपने सुना होगा जो घूमते जाती होती घूमते रहते हैं, तो डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दे ट्रैवल टू अमेरिका। क्योंकि हमारा जो आपने देखा होगा प्लेनेट जो हमारा, उसके ऊपर क्या है, आपके 7 कंटिनेंट है, अमेरिका है, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो ये कहाँ से आए, वहाँ पे रहने वाले लोग क्या है, वहीं से माना था कि अफ्रीका से क्या है घूम फिर के हर जगह जाके बस गए हैं। दे ट्रैवल डाउन द आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दे ट्रैवल टू अमेरिका। लाइक ऑल स्पीसीज ऑन प्लेनेट दे स्प्रेड इट ऑल ओवर द प्लेनेट। जिस तरह आपकी कीड़े मकोड़े स्पीसीज होती है, फैल जाती है हर जगह, इसी प्रकार क्या है ह्यूमन भी क्या हो गए, स्प्रेड इट ऑल ओवर द प्लेनेट। तो दे हैड कम इनटू बीइंग एज ए एक्सीडेंट ऑफ इवोल्यूशन, ये माना जाता है ये घटनाक्रम आपका ह्यूमन बीइंग के इवोल्यूशन का है। तो नेक्स्ट है आपका 27 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आएगा आपका। पहले वाला हिस्सा देखिए 2 पार्ट के अंदर है। व्हाट राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रोफिक एंड हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, यानी सपोषी विषमपोषी पोषण में अंतर बताना है। तो देखिए आपका ऑटो माने जो खुद से होता है, ट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी जो ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर फूड बाय फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल, खुद बनाते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट्स आ गए, इसके अंदर एल्गाई आ गए। हिटरोट्रोपिक से उल्टा बोलेंगे, यानी क्या, डोंट प्रिपेयर देयर फूड, डिपेंड्स और गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी जो पौधों से एनिमल से अपना जो फूड है गेन करते हैं, गेट करते हैं, उनको बोलते हैं हिटरोट्रोपिक, हिटरोट्रोप्स बोलते हैं। और जो न्यूट्रिशन है हिटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें एग्जांपल ऑल एनिमल्स आ गए, फंजाई, नॉन ग्रीन प्लांट्स आ गए हैं। ये दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या, क्यों पैदा करने वाले हैं, इनको बोलते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है, ये प्रोड्यूसर द्वारा प्रोड्यूस को खाने वाले हैं, खा जाते हैं प्लांट को, एनिमल्स को। इट इज़ 2 टाइप है, फोटोट्रोफिक, केमोटोट्रोफिक, ये 3 टाइप के हैं, सेप्रोट्रोफिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। यहाँ पे क्या हमें 3 नंबर का है, 3 डिफरेंस बताने हैं, ज़्यादा डिटेल में इसको बताऊंगा नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए इसका 27 का बी पार्ट है। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन
बींग्स, किस तरह ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन आता है एक तरीके से और पूछा जाता है, वो क्या है, एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन विद स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी हमें क्या है, डबल सर्कुलेशन इस तरह से पूछा जाता है, आपको डायग्राम बनाना है स्कीमेटिक। और सेकंड क्या है, हाउ इज़ द ऑक्सीजन, यहाँ पूछा गया किस तरह से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर है। हमें पता है हमारा जो रेस्पिरेशन होता है, हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है इवोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द ब्लड सर्कुलेशन। जैसे ब्लड जो होता है हमारा, ब्लड ही क्या करता है, ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। द ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज बाई वेन्स, हमने पढ़ा है जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या है, जो वेन्स होती है जिसका नाम वेना कावा होता है। वेना कावा क्या करती है, आपके जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको कहाँ लेके आती है आपकी, देखिए ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रीचेज बाई वेन टू राइट एट्रियम। हमारा ये डायग्राम देखिए, ये आपका हार्ट का डायग्राम है, ये है राइट एट्रियम, इसको ओरिकल भी कहते हैं। ये जो वेना कावा होती है, वेना कावा सबसे बड़ी वेन होती है, वेना कावा ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा देखो यहाँ पे, द ब्लड विद CO2 रीचेज बाई वेन टू राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से क्या होगा, फिर ये होगा राइट वेंट्रिकल्स, और फिर क्या सेप्टम, देन बाई सेप्टम ब्लड रीचेज टू लंग्स के अंदर पहुंचती है विद कार्बन डाइऑक्साइड साथ में होती है। ये लंग्स क्या है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन दी ब्लड, यानी ऑक्सीजन मिल जाती है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज आउट क्या है, यानी बाहर निकल जाती है इन दी एल्वियोली एंड एक्सपेल्ड आउट थ्रू दी नोस्ट्रिल। एल्वियोली पता है आपको, पार्ट आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और एक्सपेल्ड आउट यानी बाहर हम उसको क्या है त्याग देते हैं। नोस्ट्रिल क्या होती है, नाक को द्वारा जो है। अब क्या होता है, अब हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड है, ये देखो यहाँ पे आपका ये क्या लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजन आपकी यहाँ आ गई O2, तो लेफ्ट O2 कंटेनिंग ब्लड कम्स इनटू लेफ्ट एट्रियम देन टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, नीचे आ गया। फ्रॉम ईयर बाई सेप्टम, अगेन क्या है, देखो फ्रॉम यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, देन बाई सेप्टम, ये कौन सी है, आरोटा। आरोटा क्या करती है, फ्रॉम ईयर बाई सेप्टम O2 कंटेनिंग ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरोटा टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, यानी इस तरह क्या पूरी बॉडी में आरोटा क्या कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक सुना होगा आपने, ब्लड टेस्ट कराते हीमोग्लोबिन कम है ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, यही हमारा हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आपने देखा जो ब्लड है आपका, इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन ब्लड एंटर इनटू हार्ट ट्वाइस, 2 बार आया आपका, इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये आपको इतना ही आंसर देना था। इसको अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसका एक तरीका और है जिसको आप क्या है, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते। देखिए इसके द्वारा अगर आप यहाँ से देखें तो देखिए आपका सभी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेना कावा, जो वेना कावा आपकी क्या है, कहाँ लेके आती है, राइट एट्रियम के अंदर लेके आती है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर लेके आती है, फिर क्या करता है सेप्टम के द्वारा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर क्या है, फिर क्या है, लंग्स के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन मिलती है उसको। इसके बाद लंग्स से क्या है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो इस तरह क्या है, आरोटा होल, देखो आरोटा फिर क्या करता है, होल बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो दिस इज फ्लो चार्ट ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये हमारा क्वेश्चन था जिसका आपको आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। आपको नेफ्रॉन का जो है आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका जो और पार्ट है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, यानी 6 मार्क्स में आपको स्ट्रक्चर बतानी है और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन भी बतानी है। इसके अंदर आप चाहे तो डायग्राम बना भी सकते हो, ना बनाए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर में स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन बताने हैं। तो देखिए आपका जो डायग्राम होता है, अगर आप नेफ्रॉन का डायग्राम देखेंगे तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें कि यहाँ पे आपका क्या है, ईच नेफ्रॉन, पहली बात तुम्हें पता है नेफ्रॉन क्या है, ये फंक्शन यूनिट है आपकी किडनी की जो फिल्टरिंग करती है ब्लड का, यूरिन को प्रोड्यूस करती है। और ईच नेफ्रॉन के अंदर देखा जाए तो क्या देखिए कप है, जो कप शेप्ड है, ये यहाँ पे इसको बोमन कैप्सूल बोलते हैं। कप शेप्ड, एक कप शेप्ड अपर पार्ट इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। और इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारी देखो यहाँ पे बंडल ऑफ कैपिलरीज है प्रेजेंट इन दिस कैप्सूल। ये गुच्छा है, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस।
ग्लोमेरुलस बोलते हैं। दो टुगेदर टू पार्ट्स जो है रिनाल कैप्सूल, रिनाल किडनी कोई बोलते हैं रिनाल कैप्सूल, इसको मेल्फिगियन बॉडी कहते हैं। और यहाँ पे देखो आपको ये जो लॉन्ग ट्यूब दिखाई दे रही है, लॉन्ग ट्यूब जो है कहाँ खत्म हो रही, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खत्म हो रही है। तो लॉन्ग कोयल ट्यूब्यूल दैट फ्लोज एंड एज ए कलेक्टिंग डक्ट, यानी यहाँ से यूरिन जाता है, कहाँ कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो स्ट्रक्चर में हमें बस यही बताना है। तो देखिए इसमें स्ट्रक्चर में आपको यही बताना है। पहला क्या, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट हेल्प्स इन फिल्टरिंग ऑफ ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। ईच नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड अपर पार्ट, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल। बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन दिस कैप्सूल, इसको बोलते हैं कॉल्ड ग्लोमेरुलस। टुगेदर ये टू पार्ट फॉर्म द रिनाल कैप्सूल, इसको बोलते हैं मेल्फिगियन बॉडी। दोनों को मिला क्या बोलते हैं, मेल्फिगियन बॉडी। द लॉन्ग कोयल ट्यूब्यूल्स दैट फ्लोज एंड एज ए कलेक्टिंग डक्ट, यानी जो लॉन्ग कोयल थी आपने देखा है कहाँ ख़त्म हो जाती है, जाके आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क्या बताना है, फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, या कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन भी आ सकता है। यहाँ पे इस तरह पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये बताना है आपको। तो इसके अंदर देखिए 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप कौन से हैं, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, या डायरेक्ट यूरिन लिख सकते हैं अगर आपको सीक्रेशन याद नहीं होता तो यूरिन। तो फिल्ट्रेशन क्या है हमें पता, देखो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस इन द बोमन कैप्सूल इन द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी सारा जो आपका ब्लड होता है कहाँ पे आता है, बोमन कैप्सूल के अंदर आता है। और जो कैपिलरीज है ग्लोमेरुलस की वो सेमी परमिएबल होती है। ये फिल्ट्रेट यानी क्या है, फिल्ट्रेट यानी क्या करता है, फिल्टर कर देता है। यानी फिल्ट्रेशन कहाँ हुआ है, आपके ग्लोमेरुलस यानी बोमन कैप्सूल के अंदर हुआ है। फिल्ट्रेट कंटेन क्या होता है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड कहते हैं प्रोटीन का जो लास्ट प्रोडक्ट है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, बहुत वाटर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये क्या फिल्टर होके आ गए। अब ये कहाँ आएंगे, ये आपके लॉन्ग ट्यूब्यूल के अंदर आएंगे। यानी यहाँ पे क्या किया, ये देखिए आपने यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस मेल्फिगियन बॉडी थी, इसमें आपका ये ब्लड लेके आई, आर्टरी ब्लड लेकर आती है। ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। फिल्टर ये जो सेमी परमिएबल है, फिल्टर में क्या है, ग्लूकोज है, वाटर है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है और यूरिया है, यूरिक एसिड है। फिर ये लॉन्ग ट्यूब्यूल यानी कि यहाँ फिल्टर कहाँ आएगा, इस लॉन्ग ट्यूब्यूल के अंदर आएगा। लॉन्ग ट्यूब्यूल के अंदर यहाँ आएगा आपका जो है। इसमें क्या है, द फिल्ट्रेट फ्लोज अलोंग द ट्यूब्यूल्स एंड यूजफुल सब्सटेंस लाइक जो ग्लूकोज काम की चीज़ थी, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, वाटर क्या है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, सोख लिए जाते हैं इनटू द ब्लड बाय कैपिलरीज सराउंडिंग दी नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, जो ट्यूब थी इसने सोख लिए। अब जो आपका तीसरा पार्ट है, यानी क्या होगा, तीसरा क्या, सीक्रेशन यूरिन का। तो फिल्ट्रेट है, सारे 2 बच गए। देखो फर्स्ट में क्या बताया, यूरिया और यूरिक एसिड बच गया। तो फिल्ट्रेट विच रिमेन आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन, यानी जो सेकंड स्टेप था रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद जो बच गया वही क्या हमारा यूरिन होता है। यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन बाय कलेक्टिंग डक्ट। अब हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर एक नेफ्रॉन तो होता नहीं है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स है। सभी क्या करते हैं, यूरिन फॉर्म करते हैं और कहाँ लेके आते हैं, यूरिनरी ब्लड के अंदर लेके आते हैं। यूरिन कलेक्टेड फ्रॉम नेफ्रॉन बाय कलेक्टिंग डक्ट टू कैरी इट टू यूरिनरी ब्लैडर एंड देन टू यूरिथ्रा। यूरिथ्रा द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, मिक्सचुरेशन कर दिया जाता है। मिक्सचुरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ यूरिन। तो ये था आपका नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन में क्या बताया आपने, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया है। स्ट्रक्चर के बाद क्या किया है, आपको फंक्शनिंग बतानी है। फंक्शनिंग में 3 ही पॉइंट है, फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। ठीक है, तो ये था आपका हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 2022-23 का सैम्पल पेपर सेट ए। तो सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।